Hello students, how are you? As you all remember that we are doing our second lesson of geography book, and today we have to read from Natural Vegetation and Wildlife. Let's start reading. Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. Handicrafts पे कुछ स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन देख रहे थे. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. जो articles exhibition में लाए गए थे वो भारत के अन्य जगहों से different पार्ट से अलग अलग जगह से लाए गए थे. मोना picked up a bag and exclaimed. मोना ने एक बैग उठाया और कहा, This is a beautiful handbag. ये बहुत ही सुंदर हैंडबैग है. Yes, it is made from jute. क्योंकि ये जूट का बना हुआ है. The teacher said. टीचर ने कहा, डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स. क्या तुम वो बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स देख सकते हो? दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज. वो केन और बम्बू के बने हुए हैं. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी. ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर बम्बू आसानी से उगाए जा सकते हैं. जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ. अब जैसी मतलब बड़ी एक्साइटेड हो गई सिल्क का स्कार्फ देखकर. सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ. इस ब्यूटिफुल स्कार्फ को देखो. द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन मलबेरी ट्रीज. अब टीचर कहता है कि जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म नामक कीड़े से बनता है जो मलबेरी ट्रीज पर रहते हैं. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. तो बच्चों को ये समझ में आ गया था कि प्लांट्स हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली यूज़ की जाने वाली बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रदान करते हैं. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो कहाँ पाए जाते हैं? नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट. उनका वो नैरो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जिसको हम एक साथ बायोस्फीयर कहते हैं क्योंकि वो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. और इस बायोस्फीयर में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटर डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है और एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं. क्यों? क्योंकि दे हैव टू सर्वाइव विद कनेक्शन विद ईच अदर. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. Interdependence and interrelation of human beings. Interrelation and interdependence of human beings on each other for their survival. This life supporting system is known as the ecosystem. इसे ही ecosystem कहा जाता है. Vegetation and wildlife are valuable resources. Vegetation and wildlife वनस्पति और ये जो वन्य जीवन है ये valuable resources हैं. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe. प्लांट्स जो हैं वो हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, जानवरों को घर प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम सांस लेते हैं. प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. सॉइल का प्रोटेक्शन करते हैं कौन? प्लांट्स. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे क्या है? सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो असेंशियल फॉर योर स्टडीज़. आप जब सॉइल अच्छी है तो उसमें क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं और वो प्लांट्स जो हैं वो शेल्टर बेल्ट्स का काम करते हैं. किसमें? स्टोरेज ऑफ अंडर वाटर स्टोर करने के लिए. फल प्रदान करते हैं, नट्स देते हैं. लेटेक्स इज़ अ टाइप ऑफ मिल्क विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स. लेटेक्स इज़ अ टाइप ऑफ मिल्क विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स. टर्पाइन ऑयल इज़ अ गंधा बिरोजा इस टाइप ऑफ ऑयल. गम मेडिसिनल प्लांट्स मतलब मेडिकल प्लांट्स हैं.
एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो असेंशियल फॉर द स्टडीज़, और प्लांट्स ही हमें पेपर प्रदान करते हैं जो हमारी स्टडीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. विदाउट पेपर्स ऑन व्हाट वी कैन राइट, वी आर राइटिंग ऑन पेपर्स ओनली. देयर आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर. अब प्लांट्स के तो इनन्यूमरेबल यूजेस हैं और आप अपनी मर्ज़ी से उसमें और यूजेस जोड़ सकते हैं. इतने तो बता दिए हैं. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज दी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. वाइल्ड लाइफ में, वन्य जीवन में क्या क्या इंक्लूड होता है? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक एंड लाइफ, जलीय जीव भी, जलीय जीवन भी उसमें ही इंक्लूडेड है. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. अब प्लांट्स के तो इम्पॉर्टेंट यूज़ हमने ऊपर देख लिया. अब है एनिमल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स के यूजेस. अब ये जो एनिमल्स हैं वो हमें दूध देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स एंड वुल, स्किन एंड वुल, ऊन वगैरह प्रदान करते हैं. इंसेक्ट्स लाइक बीज, बीज जैसी मक्खियाँ क्या हैं? हमें वो हनी प्रदान करती हैं, शहद, और पॉलिनेशन इस परागन, प्लांट्स को पॉलिनेट करने में भी हेल्प करती हैं. या फिर इम्पॉर्टेंट, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम. डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. कौन? एनिमल्स और इंसेक्ट्स. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स. बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाते हैं एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल, और इसीलिए वो भी डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं. वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लिंजर ऑफ द इन्वायरमेंट. ये जो वल्चर है, गिद्ध होते हैं, वो मृत जीव खाते हैं. इनका खाना ही मृत जीव होता है, मृत चीज़ें खाते हैं. ये स्कैवेंजर जो मृत मरे हुई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उन्हें स्कैवेंजर कहते हैं. और इसीलिए इनको इम्पॉर्टेंट क्लिंजर ऑफ एनवायरनमेंट को क्लीन करने का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं. सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. तो चाहे एनिमल्स बड़े हों या छोटे हों, वो सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. वेजिटेशन किस पे निर्भर करती है? या तो तापमान पर या मॉइस्चर, नमी पे. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टूंड्रा. अब जो मेन वनस्पतियाँ हैं विश्व की, वो कैसी हैं? फॉरेस्ट है, वन है, ग्रासलैंड है, घास के मैदान हैं, स्क्रब्स हैं, एंड टूंड्रा. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा वाले जगहों पे, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे तो पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्षा पानी लाने में हेल्प भी करते हैं. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस. अब जैसे ही मॉइस्चर यानी कि नमी की मात्रा कम हो जाती है तो साइज मतलब ट्रीज़ की संख्या भी कम हो जाती है और उनकी डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी. शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड. अब छोटे छोटे पेड़ जो हैं और घास जो हैं वो वहाँ उग जाते हैं जहाँ पर अच्छी रेनफॉल होती है, और वहाँ पे ग्रासलैंड्स भी अच्छे होंगे. थॉर्नी श्रब, कांटेदार झाड़ियाँ, एंड श्रब्स ग्रोइंग इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल. अब जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे ये कांटेदार झाड़ियाँ ही होंगी. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. अब ऐसी जगह पे क्या होता है, प्लांट्स की गहरी जड़ें होती हैं और पत्ते भी मतलब उनके थॉर्नी कांटों से भरे होते हैं. वैक्सी सरफेस होता है, चिपचिपा सा चिकना सरफेस होता है जो
मॉइस्चर को रिड्यूस करता है। थ्रू ट्रांसपिरेशन इज प्रस्वेदन। टूंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइचन्स। अब टूंड्रा वेजिटेशन जो ठंडी वनस्पति है उसमें लाइचन्स और मॉसेस होते हैं, ये पानी में होते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन दी वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। 2 शताब्दी पहले आज बहुत ज़्यादा 2 शताब्दी पहले जितने लोग थे उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। अब ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उसको भाई उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। फॉरेस्ट कवर वनावरण ये मतलब तेज़ी से गायब होता जा रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी है इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए। फॉरेस्ट को काटने से रोकना पड़ेगा। कैसे रोका जा सकता है? पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर। नाउ इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब इस नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हमें कैसे बचाना है? फॉरेस्ट आर आर वेल्थ। वन हमारी पूंजी है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर प्रदान करते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। और एक साथ प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेंट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्लाइमेट में चेंजेस और ये मानव बीच बीच में जो गड़बड़ कर देता है, इंटरफेरेंस होता है, वो क्या है? लॉस ऑफ क्या प्रदान फिर क्या होता है उससे? जो मानवीय आवास है, नेचुरल आवास है जो जानवरों का और पौधों का, वो ख़त्म हो जाता है। कैसे? जैसे कभी बारिश नहीं हो रही तो पेड़ पौधे वैसे ही सूख जाएंगे, या फिर कभी कभी आदमी उनको काट देता है अपने यूज़ के लिए, तो वहाँ क्या हो रहा है? लॉस ही हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स को। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो बेचारे जानवर कहाँ रहेंगे? मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और endangered and some are on the verge of extinction। बहुत सारी प्रजातियां हैं वो तो बेचारी मतलब ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources। अब इन resources की, ये नेचुरल रिसोर्स और ये वाइल्ड लाइफ है, ये इकोसिस्टम जो ख़राब हो रहा है, इसमें कुछ तो ह्यूमन फैक्टर्स हैं और कुछ ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन फैक्टर है। सॉइल इरोजन इज़ ऑल्सो ह्यूमन फैक्टर, क्योंकि जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर नेचुरल फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमारी ये नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने में बहुत ही बड़ा योगदान प्रदान कर रहे हैं। One of the major concerns is the poaching with result in a sharp decline in number of particular species। पोचिंग है शिकार करना किसी जानवर का, तो ये शिकार करना जो है ये बहुत ही ज़्यादा, शिकार जो है वो शिकार करने से पर्टिकुलर प्रजाति की, किसी भी विशेष प्रजाति की संख्या में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फेदर्स। अब इन जानवरों का पहले शिकार करके इनके मतलब स्किन वगैरह, नेल्स, टीथ, हॉर्न, फेदर्स, इन सब को मार्केट में बेचा जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। अब ये सारे जितने भी जानवरों के नाम बताएंगे, इन्हीं जानवरों का शिकार करके इनकी ये सारी स्किन्स वगैरह, नेल्स, टीथ, फेदर्स, इन सब को मार्केट में बेचते हैं। These can be conserved by increasing awareness। अब इन सभी जानवरों की रक्षा की जा सकती है अवेयरनेस फैला के, जागरूकता फैला के। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अभयारण्य बनाए गए हैं ताकि हमारा बायोस्फीयर सुरक्षित रह सके। किनके लिए? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के लिए।
Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. Creeks होते हैं खाड़ियाँ, lakes झील, इन सब को भी बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये सारी चीज़ें भी डिप्लीशन ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगी. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. अगर एक संख्या स्पीशीज़ की ख़त्म ना हो, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़. अब मानव जो है, मानव कारकों ने, मानव क्रियाओं ने नेचुरल हैबिटेट्स, जो ये नेचुरल प्राकृतिक घर हैं स्पीशीज़ के, इनकी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इनको अपनी एक्टिविटीज़ के कारण. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. अब लगातार अंधाधुंध जो इनको मारे जा रहे हैं अपनी शिकार शौक पूर्ति के लिए या पैसे कमाने के लिए आदमी, इनसे क्या हो रहा है, सेवरल बर्ड्स, कुछ पक्षियों की और जानवरों की जो संख्या है वो ख़त्म हो रही है, और किसी किसी की तो ख़त्म होने की कगार पर है. Awareness programs like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level. अब वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स या सोशल फॉरेस्ट्री जैसे अवेयरनेस जागरूकता प्लानिंग है, इनको बढ़ाया जाना चाहिए रीजनल लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच and visit natural camps so that they appreciate the habitat of varied species. अब स्कूल के बच्चों को बर्ड वॉच मतलब दिखाने चाहिए अलग अलग पक्षियों को, या नेचुरल कैंप्स में उनकी विज़िट करवानी चाहिए ताकि वो इन वेराइड स्पीशीज़ के हैबिटेट को बचाने में, उनके निवास स्थान को बचाने में हेल्प कर सकें. मैनी कंट्रीज़ हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बहुत सारी देशों ने लॉज बनाए हैं, नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं इनके व्यापार पर रोक लगाने के लिए, व्यापार पर और इनको मारने पर रोक लगाने के लिए. इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स इज़ इलीगल. भारत में ये शेर, डियर्स, टाइगर्स, लायंस, ग्रेट इंडियन बस्टर्स, पिकॉक्स, इन सब को मारना इलीगल घोषित कर दिया गया है. एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. इंडिया में इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया है जिससे वो ये देखता है कि इन सब जो ये स्पीशीज़ हैं जिनका शिकार तेज़ी से किया जा रहा है, उनका शिकार ना हो, उनका ट्रेड ना हो, इनका व्यापार ना हो पाए. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न. प्लांट्स को बचाना और एनिमल्स को बचाना हर नागरिक की स्वयं की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है. So students, this is all in this class. Stay safe and blessed at home.